अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा किसने दर्ज करवाया, नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मजीद और अहम मालूमात ये कि मुद्दई की वाबस्तगी इक़्तिदार में बैठी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब जो ही ये मामला वाज़ेह हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आने वाला पहला रद्द अमल ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इस मामले से लाइल्म है। हम जानते हैं कि ये मामला इतना छोटा नहीं है, लेकिन क्या ये बात खुद एक सवालिया निशान नहीं है कि पार्टी सरबराह को ये इल्म नहीं है कि उनके कारकुनान उनको एतमाद मिले बगैर इस किस्म के बड़े फैसले कर रहे हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मौजूदा हालात में गंदम बहरान के हवाले से कि जिस पर विफाक सिंध को इसका कसूरवार ठहरा रहा है। ताहम अगर हम इस बहरान की संगीनी को देखें तो सिर्फ गंदम फरोख्त करने वाले अफराद ही नहीं, आटा मिल्स मालिकान, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर, छोटी और बड़ी चक्कियों के गोदाम, तनूर मालिकान और फिर बराह रास्त ये बहरान आवाम को भी अपनी लपेट में ले रहा है। ये बताने का मकसद यहाँ ये है कि इस बहरान और कीमतों में इजाफे से हर घर और वहां रहने वाला हर शख्स मुतासिर हो रहा है। और आखिर में बात KPK में सनती मईशत के पहिए के जंगालूद होने की, जो मईशत की तरक्की और कारोबारी एतबार से हुकूमत के लिए बाइसे तशवीश होना चाहिए, लेकिन अफसोस ये कि मामला अभी हुकूमत की नजरों से ओझल है। आखिर ऐसा क्यों है, इसने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेग चौकताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अनीका निसार साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अनीका, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौज़ूए बहस बनेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ दर्ज होने वाले बगावत के मुकदमे की, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि मुद्दई का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और नाम उसका बदर रशीद खान है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम मामले को मजीद गहराई में जाकर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं गवर्नर पंजाब, उनका ये कहना है कि वो इस शख्स से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि उनसे रोज बरोज की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। अब कौन उनसे आकर मिलता है, कौन उनसे आकर नहीं मिलता, इसके बारे में वो मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते। जबकि प्राइम मिनिस्टर को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने इस मुकदमे के खिलाफ सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया था। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस तरह से ये मुकदमा दर्ज किया गया और सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म का अपनी पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल है या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। नासिर बेग चौकताई साहब बताएगा, प्राइम मिनिस्टर की सामने ये सब कुछ हो रहा है, बतौर पार्टी सरबराह उन्हें इस मामले के, इस वाक़े के हवाले से कोई इल्म नहीं है, मुकम्मल कंट्रोल है भी उनका अपनी जमात पर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के सामने तो बहुत कुछ हो रहा है। आप अगर शुरू करें उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से और आज तक कल तक का वाक़या जो था, जिस पर हम सब ने इज़हार नापसंदीदी किया था, बगावत के बारे में, बगावत के मुकदमे के बारे में हमने भी किया था, हमारे बाद प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो वो भी उनको नहीं पता था, वो डॉलर कैसे बढ़ गया वो भी नहीं पता था, गंदम कैसे बाहर चली गई वो भी नहीं पता था उनको। खैर, वो दूसरी बातें, पुरानी बातें सब। लेकिन ये जो वाक़या है, ये मैं इसमें नवाज शरीफ को इतना अहम नहीं समझता नॉमिनेट करना, ना मरीम नवाज शरीफ की मुझे फ़िक्र है। मुझे फ़िक्र आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की है कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करके हमने क्या पैगाम दिया है, हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई थाना, कोई ASI, कोई थर्ड ग्रेड वर्कर जो वज़रा से मिलता रहा हो, गवर्नर से मिलता रहा हो, गवर्नर हाउस में उसका आना जाना हो, उसकी दर्जनों तस्वीर मौजूद हों गवर्नर और वज़रा के साथ, क्या वो जाके आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी थाने में मुकदमा दर्ज कर सकता है बगावत का? तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ या जरदारी के ख़िलाफ़ किसी और मुल्क में मुकदमा दर्ज हो जाए। अगर किसी में दम है, तप्पड़ है, तो वो मोदी के ख़िलाफ़ और ट्रंप के ख़िलाफ़ मुझे मुकदमा दर्ज करके दिखाए पाकिस्तानी थाने में, मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, ये बगावत का जो मुकदमा कायम हुआ है, ये तो कॉलोनियल दौर इराक़ का लॉ है, 1860 का ग़ालिबन, जंग आज़ादी की जिसको वजीफ़ा ख्वार गदर कहते हैं, उस ज़माने में बनाया गया था ताकि लोग इशारों किनारों में भी
मुखालफत ना कर सकें। इसको हमने कॉपी किया माशाल्लाह में कि माशाल्लाह की मुखालफत इशारों में भी नहीं हो सकती। अच्छा, इस बगावत के क्लॉज का इतना बड़ा कन्वास है कि आप कुछ भी डाल दें सेडिशन का मुकदमा बन जाता है। हिंदुस्तान में इसकी मुखालफत हो रही है, पाकिस्तान में सेनेट में 2020 में शायद रज़ा रब्बानी ने इसके ख़िलाफ़ एक बिल पेश किया था जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है, जिसको ख़त्म करके इसकी जगह एक बेहतर क्लॉज लेकर आई जाए जो हमारे सिस्टम के मुताबिक हो, हमारे कल्चर के मुताबिक हो, हमारे मुफादात के मुताबिक हो। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये लॉ, हम वक्त अंग्रेज़ों के बनाए हुए लॉ पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता यूँ है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर नहीं पता था तो बहुत मासूम है, उन्हें पता होना चाहिए था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ 3 डेकोरेटेड लेफ्टिनेंट जनरल्स के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा बन गया। फिर इस मुकदमे पे बहस चढ़ गई। चौहान कहने लगे थे, शहबाज गिल ने कहा कि गद्दारी का मुकदमा नहीं, ये बगावत का मुकदमा है। चौहान ने कहा बगावत का मुकदमा नहीं, ये इंस्टिगेशन का मुकदमा है। अभी तक तय नहीं कर पा रहे लोग हुआ क्या है। हुआ ये है कि इस्लामाबाद से कोई स्पेशल असिस्टेंट लाहौर आए थे और उसके बाद ये वारदात हुई है, और ये ख़तरनाक वारदात है अगर इसको सियासी तौर पर कर रहे हैं। मुकदमे तो आते हैं चले जाते हैं, बहुत से लोग बागी करार पाए और फिर सलीब से उतर गए, रिहा हो गए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए, बहुत होता रहता है ये, लेकिन ये बहुत गलत है। आज़ाद कश्मीर के बारे में मुझे तशवीश है। जनरल साहब, ये जो सिचुएशन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर इस मामले से अलाइल्म है, फवाद चौधरी साहब इस सिलसिले में बता रहे हैं, बताइएगा वाकई कंट्रोल नहीं है प्राइम मिनिस्टर का अपनी जमात पर, इसलिए इस किस्म के वाकयात रोनुमा होते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कंट्रोल से ज्यादा लाइल्मी का मसला है जो कि अभी एमबीसी भी बता रहे थे। आपको याद होगा कि डॉलर के रेट का उन्होंने कहा जी मुझे तो टेलीविजन से पता चला, मैंने खबरें सुनी तो पता चला कि डॉलर का रेट जो है वो बदल चुका है। और इस तरह और भी जैसे सब्सिडी का किस्सा आया था जब, तो उनको भी वो भी नहीं पता था, उन्होंने कहा जी वो तो शायद पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया, वो पता करने की कोशिश की। बात ये है कि ये वैसे तो ये बेखबरी दुरुस्त नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को सारा पता होना चाहिए और उसके नीचे खुद ब खुद ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर पार्टी को, चूंकि ये अब जाहिर हुआ कि उनकी पॉलिसी ये नहीं थी, तो पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन करना चाहिए। फिर ये कि अगर कोई किसी के साथ तस्वीर है तो वो तो जरूरी नहीं, हमने देखा था कि उज़ैर बलोच के साथ तस्वीरें थी हर किसी की, और वो फिर बाद में सफाइयां पेश करता फिरता था कि जी उज़ैर बलोच तो वैसे ही आ गया उधर, वो उसने हाथ में लाया तो साथ किसी को कहा इसकी मेरी पिक्चर ले लो, तो मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं है उससे। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। सो इनको हमें उस तरह नहीं देखना चाहिए। जो देखने की चीज है या समझने की चीज है वो क्या है, वो ये है कि मियां साहब के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया था पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ने। उन्होंने कहा था मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, वो किसी और ने नहीं कहा था। और फिर मियां साहब ने गद्दारी का इल्जाम लगाया था मोहतरमा बेनजीर पे जब उन्होंने सिखों की लिस्टें, जो प्रो पाकिस्तान सिख थे, उनकी लिस्टें राजीव गांधी को दे दी थी, तो इन्होंने इल्जाम लगाया। अब ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे हैं और कभी मुकदमा तो नहीं कायम हुए, लेकिन क्यों लगाते रहे हैं? हम अपने अल्फाज के मामले में बड़े मोहतात होते हैं। हम यहाँ पे गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। हम बार बार ये कहते हैं कि जी किसी को काफिर कहना ये हमारा हक नहीं है, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो हजरात आपस में कहते रहते हैं एक दूसरे और बड़ा ढिठाई से कहते रहते हैं। फिर जब कभी कोई इस तरह का वाकया आ जाता है तो वो मासूम बन जाते हैं सारे। वो इतने नेक, हाजी और ऐसे मासूम नजर आते हैं कि जैसे इनके मुंह से कभी फूल ही झड़े थे और कुछ नहीं निकला। तो बात ये है कि ये सब किसी को सोचना चाहिए, ये तमाशा दुरुस्त नहीं है। गद्दारी का सर्टिफिकेट अगर देना है तो फिर आप शवाहिद इकट्ठे करें और प्रॉपर मुकदमा हुकूमत करे, हुकूमत का हक है। आर्टिकल 6 के तहत ये बात आपने कल भी की, बिल्कुल। वो किसी बदर रशीद के कहने पे नहीं चलता, वो चलेगा हुकूमत पाकिस्तान के अपने कहने पे। ये बिल्कुल उसमें दर्ज है कि हुकूमत पाकिस्तान मुकदमा दायर करेगी आर्टिकल 6 का। तो इस वजह से ये हुकूमत को इस मामले में
ایکشن لینا چاہیے اس آدمی کا جس نے اس کے خلاف جس نے کہ یہ مسئلہ پیدا کر آپ دیا. کہہ رہے جنرل صاحب الفاظ کا چناؤ ایکس پرائم منسٹر نے غلط کیا, اس حوالے سے اگر مقدمہ چلتا ہے تو حکومت اس میں مدعی بنے, لیکن دوسرا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو میرا سوال تھا کہ پارٹی پہ کنٹرول ہے یا نہیں, آپ نے کہا اسی صورت میں جیسا سے ڈالر مہنگا ہو گیا پرائم منسٹر کو پتہ نہیں, آٹا چینی بحران آ جاتا تھا پرائم منسٹر کو پتہ نہیں. ویسے تو پارٹی میں عہدہ دینا یا کوئی بھی کام کرنا وہ نیچرلی عمران خان کی منظوری کے بغیر تو نہیں یہ لوگ کر سکتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر چیز کا ایک نالج رکھنا ہوتا ہے آپ نے, کیونکہ آپ کو خود آپ نے جواب دینا ہے. بعض اوقات آپ کو جرنلسٹ کو پوچھ لیتا ہے, کہیں سوال آ جاتا ہے, لیکن ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ یہ جب سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا, اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ پوری طرح باخبر نہیں ہوتے. ٹھیک, انیکا آپ کے سامنے بھی یہ تمام چیزیں ہیں اور ٹویٹر پر بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے یہ چیزیں گردش کر رہے ہیں, کبھی کسی کی طرف سے بیان آ جاتا ہے, کبھی کسی کی طرف سے بیان آ جاتا ہے, لیکن پرائم منسٹر کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ آخر پارٹی میں چل کیا رہا ہے, یہ تنظیم سازی کے معاملات جو ہیں وہ کون دیکھ رہا ہے, واقعی کنٹرول نہیں ہے اس لیے سب کچھ ہے, یا پھر پرائم منسٹر کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, صرف پارٹی سربراہی تو نہیں دیکھنی نا انہوں نے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ والی بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ابھی کہ سب کچھ پتا ہے, سب کو پتا ہے, جن کو پتا ہے وہ اسلام آباد سے اٹھ کے لاہور بھی جاتے ہیں, وہ سی سی پی او سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, اور اسی شہر کے اندر جہاں ابھی نئے سی سی پی او کی تعیناتی ہوئی ہے, وہ نئے سی سی پی او کے اندر شاہدرہ کے اندر ایک ایف آئی آر بھی لانچ ہو جاتی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نہیں جانتے. ہو سکتا ہے نہ جانتے ہو, لیکن پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پر اس ایف آئی آر کو دیکھتے ہی شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفاداروں کو روکنا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کے جو ایس اے پی ایمز ہیں ان کے اندر جب کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو ایک جنرل تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ہم جتنا اچھل کے بولیں گے اور جتنا ہم جو ہے وہ اونچی آواز میں بولیں گے, تند و تیز الفاظ کا استعمال کریں گے اور کینچی جیسی زبان استعمال کریں گے, تو فوری طور پر ہماری سنوائی یا ہمیں نوٹس کیا جائے گا پرائم منسٹر آفس کے اندر. پرائم منسٹر صاحب کو یہ والا جو ہے نا ایک رویہ یا ایک امپریشن, اس کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ انفارچونیٹلی ایسے ہی ایس اے پی ایمز اکثر یا ایسے ہی بہت سارے کابینہ کے لوگ پرائم منسٹر صاحب کی سبکی کا باعث بنتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی سبکی کا باعث بنتے ہیں. اب جن صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں ایف آئی آر کی, یہ یوتھ ونگ کے جو لاہور کا راوی ٹاؤن کا ہے اس کے صدر ہیں, تو کوئی عام شخص نہیں ہے, یہ تنظیمی ڈھانچے کا حصہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ گھر گھر جا کے کھٹکھٹا کے ان کے لیڈران, ان کی گراس روٹ لیول کے ورکرز تک بہت کنیکٹڈ ہیں. تو یقیناً یہ کوئی ایسی شخصیت تو ہے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بولا جائے جی میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اس کو, یا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کسی نہ کسی لیول پر لیڈرشپ کو اس شخص کے بارے میں پتہ بھی ہے, اور اس شخص نے کسی نہ کسی کی ایما پر بھی یہ کام کیا ہے. دوسرا, میں داد دیتی ہوں ایسے سی سی پی او لاہور کو کہ انہوں نے آتے ہی سسٹم اتنا اچھا کر دیا, کتنی بڑی بڑی ایف آئی آریں کٹنے لگی ہیں. میرے ابھی کچھ عرصے پہلے کسی جاننے والے نے ایف آئی آر کٹوانی تھی لاہور میں, لاہور کے شہر میں سی سی پی او صاحب کے آنے کے بعد وہ ایف آئی آر نہیں کٹی. اب وہ ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹی کیونکہ پولیس جو ہے وہ بہت ساری اس سے پہلے فارمیلٹیز مانگ رہی ہے, لیکن اس شخص کی جاتے ہی ایف آئی آر کٹ گئی ہے. یہ قانونی نظام, کیا یہ وہ والی بات نہیں ہو جائے گی کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان, اگر ایک پاکستان کی بات ہے تو پھر پاکستان کی ایف آئی آر کٹوانے والا جو سسٹم ہے نا وہ بھی سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اور سی سی پی او صاحب کی کارکردگی باقی جگہوں پر تو کچھ نہیں رہی, بہت ساری ایسی جگہوں پر بھی جس کے بارے میں ہمیں بات کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کچھ کیسز کے بارے میں, وہاں تو کارکردگی رہے نہ رہے, لیکن یہاں کارکردگی ضرور نظر آ رہی ہے. تو سمجھ آ گئی کہ سی سی پی او صاحب کو کیوں تبدیل کیا گیا. سہروردی صاحب, پارٹی کارکنان سے اس طرح کے معاملات میں لا تعلقی کا اظہار ہم نے ہر دور میں ہر سیاسی جماعت میں دیکھا ہے, لیکن پرائم منسٹر کو اس قسم کے واقعات کا علم نہ ہونا کویسچن مارک ہے, کیونکہ کنٹرول نہیں ہے اس لیے نہیں. اب دیکھیں پنجاب میں کتنے تھانے ہیں, ان میں روزانہ کتنی ایف آئی آرز ہوتی ہیں, میرا مطلب وہ تو سی سی پی او کے علم میں بھی نہیں ہو سکتا کتنی ایف آئی آرز ہوتی ہیں. تو پرائم منسٹر کو روز ایف آئی آرز کی رپورٹ تو نہیں جاتی ہوگی نا. اب اظہار ناپسندیدگی کی بھی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, مطلب آپ کسی بھی بات پہ اظہار ناپسندیدگی کر لیں, لیکن ایف آئی آر تو کورٹ آف لاء میں سٹینڈ کرے گی نا. اب وہ اگر اس میں بے گناہ بھی لکھ دیں ان کو پھر بھی ٹرائل ہونا ہے, اور اگر گناہگار لکھ دیں پھر بھی ٹرائل ہونا ہے, کیونکہ جب ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے
تو اس کا ٹرائل ہونا لازمی طے ہو جاتا ہے. چاہے پولیس اپنی تفتیش میں سب کو بے گناہ لکھ دے, چاہے پولیس اپنی تفتیش میں سب کو گناہ گار لکھ دے, دونوں صورتوں میں ٹرائل تو ہونا ہے. تو لہذا اب آپ اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں, اس کا کورٹ آف لاء میں ٹرائل ہونا ہے. اور یہ ایف آئی آر آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, بے شک پرائم منسٹر کو یہ پسند آئی ہے, مجھے پسند آئی ہے, این بی سی کو نہیں پسند آئی ہے, ایف آئی آر اپنی جگہ سٹینڈ کر رہی ہے اور وہ ایک حقیقت ہے. اس کا ٹرائل بھی ہونا ہے, اس کی پروسیکیوشن بھی ہونی ہے, اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ وزیر اعظم کے اظہار ناپسندیدگی کے بعد یہ ایف آئی آر کی کوئی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے. ایف آئی آر کی قانونی حیثیت بھی اپنی جگہ موجود ہے, اور بدر صاحب کی بطور مدعی بے شک وہ کل سے گھر نہیں آئے ہیں, اور جو جرنلسٹ ان کے گھر گئے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ کل سے جب سے ایف آئی آر کی بات چلی ہے وہ گھر نہیں آئے ہیں, لیکن وہ بطور مدعی سٹینڈ کرتے ہیں. اب مدعی کا کام بھی ایف آئی آر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب آگے پروسیکیوشن کا اور انویسٹیگیشن کا کام ہے. اگر مدعی یہ لکھ کر بھی دے دے کہ میں اس پہ اب قائم نہیں رہتا اور اس کو واپس لینا چاہتا ہوں, تو ایسا نہیں ہوتا. وہ اس کی تفتیش بھی ہونی ہے اور پروسیکیوشن بھی ہونی ہے. ان کو جا کے عدالت میں وہ بیان دینا پڑے گا 164 کا, پھر جا کے کوئی بے گناہی کی بات ہوگی اور پھر کرائم اگینسٹ اسٹیٹ. تو لہذا میرا خیال ہے یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے نا, اس پرچے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے اظہار ناپسندیدگی اور یہ سارا ایک جو شروع کیا فریزز اور فریم ورک کہ تاکہ ذرا میرا مطلب سچویشن ڈیفیوز رہے اور ایف آئی آر سٹینڈ بھی کر جائے, اور ہم کو یہ کہنا بھی پڑ جائے کہ دیکھیں وزیر اعظم کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے. اگر کرنا چاہتے تو وہ کہہ دیتے ایف آئی آر کویش کر دیں, 173 کی رپورٹ بنتی 24 گھنٹے کے اندر اور ایف آئی آر کویش ہو جاتی. اسٹیٹ کے پاس ایف آئی آر کویش کرنے کا ایک اختیار بھی موجود ہے, اور ویسے تو عدالتوں کے پاس بھی ایف آئی آر کے کویش کرنے کا اختیار موجود ہے. ہم نے سو موٹو بھی دیکھے ہیں ایف آئی آرز کے حوالے سے. تو لہذا میرا خیال ہے کہ اس ایف آئی آر کو قائم رکھنا طے ہے, یہ طے نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے گا. لیکن یہاں پر آپ پلس پوائنٹ دے رہے ہیں اس چیز کو لے کر کہ چونکہ سی سی پی او کو بھی نہیں معلوم کہ کتنے تھانوں میں کتنی ایف آئی آریں ہیں, تو وزیر اعظم سے یا پارٹی سربراہ سے ہم کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں کہ انہیں تھوڑی نہ بتا جا رہا کہ یہ نمبرنگ ہے. نظام ایسا ہے نا. ایک دفعہ میں نے ایک آئی جی پنجاب سے یہ پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پنجاب میں میرے خلاف کوئی ایف آئی آر درج تو نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, میرے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے جس کو میں چیک کر کے یہ بتا سکوں کہ آپ کے اوپر پنجاب میں کوئی ایف آئی آر ہے یا نہیں ہے. ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. ایف آئی آرز ہو رہی ہیں اور میرے علم میں نہیں ہو سکتا کہ کس کے خلاف ہوئی ہے یا کس کے خلاف نہیں ہوئی ہے. یہ ہمارا نظام ہے, ابھی تک ایسا ہی ہے. دوسری بات جو میں آگے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ عوام میں آنے کی تیاری کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ قانون کی عدالت سے عوام کی عدالت کی طرف کا سفر شروع ہوا ہے, اور مقدمہ عوام کی عدالت سے خارج بھی ہو سکتا ہے اور مقدمہ جیتا بھی جا سکتا ہے. چلیں جو موجودہ مقدمہ ہے اس پہ بات, آپ کا پوائنٹ آ گیا سروردی صاحب, کرنا چاہتی ہے آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آگیا. مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے. زیغم خان صاحب, اب جب سے شو شروع ہوا ہے تب سے لے کے اب تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقدمہ ہو چکا ہوگا, کوئی نہ کوئی ایف آئی آر کٹ چکی ہوگی, لیکن جس ایف آئی آر کے بارے میں ہم بات کریں, جس مقدمے کے بارے میں ہم بات کریں, پارٹی سربراہ کو اس کے بارے میں علم نہ ہونا کیا اس بات کے اشارہ دیتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہے ان کا اپنی پارٹی پر؟ دیکھیے, کنٹرول کی بات سے پہلے زریاب آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر کیسے کٹتی ہے, مجھے پتہ ہے کیسے کٹتی ہے. ایک فراڈی کے خلاف مجھے ایف آئی آر درج کروانی تھی, تمام پیپر ورک تھا, اور میں نے فیصلہ کیا کہ عام شہری کی طرح جاؤں گا, یہ کہنے کہلوانے والا کام نہیں کرنا. بالکل تھانے دار صاحب نہیں مانے, نزدیک بھی نہیں آنے دیا. میں عدالت گیا, عدالت سے حکم لے کر آ گیا کہ ایف آئی آر درج کرو. تھانے دار صاحب پھر بھی نہیں مانے, ہار مانی. ایس ایس پی صاحب کو کہا کہ جناب حضور والا شان یہ ہو رہا ہے آپ کے اندر, تو ذرا مہربانی فرمائیں. تب جا کے وہ ایف آئی آر کٹی, اور وہ تھی ایک عام فراڈیے کے خلاف. اور یہ ایف آئی آر کٹی ہے 2 سابقہ وزیر اعظم, چیف منسٹر, ڈیفنس منسٹر, فارن منسٹر, ٹھیک ہے جی, وفاقی وزراء, 3 جرنیل اور ایک حاضر وزیر اعظم. آپ پہ کٹ گئی, ایویں کٹ گئی, اور تھانے دار صاحب نے پوچھا ہی نہیں, انہوں نے کاٹ دی. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے. جی ہے نا جی, کیسا کمال ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے
کہ वज़ीर आज़म साहब को पता है या नहीं, ये FIR वज़ीर आज़म साहब के बयानिए के तो बिल्कुल मुताबिक है, ये हुकूमत के और PTI के बयानिए के तो बिल्कुल मुताबिक है। आप टीवी पर हर वक्त इन वज़रा को क्या कहते हुए सुन रहे हैं, इनके सोशल मीडिया पे क्या सुन रहे हैं? यही सुन रहे हैं ना कि ये सब लोग गद्दार हैं, और ये बयानिए की एक चेंज आ रही है। पहला बयानिया ये था कि इमरान खान साहब के सिवा सब के सब करप्ट हैं। नया बयानिया ये है कि इमरान खान साहब के सिवा सब के सब गद्दार हैं, और ये चूरन नहीं बिकने वाला। पाकिस्तान के लोग जो भी हैं सब के सब मुहिब्बे वतन है। जो बातें ये लोग कह रहे हैं, ऐसी बातें वज़ीर आज़म साहब खुद भी कहते रहे हैं। जो बात उस वक्त गलत थी अब भी गलत है, जो अब सही थी उस वक्त भी सही थी, और जो अब गलत है वो उस वक्त भी गलत थी। दूसरी बात यहाँ तक नहीं है। आपने सुना कि एक साबिका DG FIA बशीर मेमन साहब क्या फरमा रहे हैं? उनकी गुफ्तगू आजकल इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद उनको कहा कि एक साबिका वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करो। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद उनको कहा कि दूसरे अपोजिशन लीडरों के ख़िलाफ़ आप दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज करें। तो ये बात ऐसे नहीं है, मालूम था या नहीं था, लेकिन लाइन यही है। जब वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत की ये लाइन होगी तो नीचे वाले खुद बहुत पर्चे भी काट देंगे, और वो ये समझेंगे कि वो हुकूमत की पॉलिसी पर अमल दरामद है। और आसान जरा करके मैं कमेंट ऐड कर दूं, ये कि प्राइम मिनिस्टर को मालूम था, मैं नीचे भी हमें लोगों को मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। ये पॉलिसी से मुताबिकत रखता है। आपका जो बुनियादी सवाल है क्या वज़ीर आज़म साहब का पार्टी पे कंट्रोल है? पार्टी पे कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ये पार्टी से के कंट्रोल से जरा हटके भी बात है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के तो मुताबिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका हुक्म उन्होंने बरह रास्त दिया हो। जानते बूझते ये सब कुछ किया गया है। ठीक है, मतलब ढके छुपे अल्फाज में। एनबीसी आइडियो कमेंट क्विकली, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। बहुत छोटी बात करना चाहूँगा। जनरल अमजद शेख साहब और हम एक प्रोग्राम में थे, और वहाँ एक वकील साहब ने कहा था, जिन्होंने भुट्टो रेफरेंस तैयार किया था सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के लिए, कि ये FIR सो जाएगी जिस तरह भुट्टो की FIR सो गई थी। ये FIR सो जाएगी और किसी बड़े वक्त में निकाली जाएगी ताकि बहुत सी चीज़ों को तय किया जा सके। इसी तरह ये कि आज़ाद कश्मीर के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पर गौर करें। इसका मलबा कहाँ गिरेगा, किस हद तक गिरेगा, इस FIR का जो पंजाब में काटी गई है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। जी, एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग। चले मैं सेगमेंट कंक्लूड करती हूँ। सवाल मेरा ये था कि वज़ीर आज़म का कि अपनी पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल है या नहीं है। उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो FIR है उससे मुतालिक उन्हें मालूम नहीं है, और उन्होंने सख्त नापसंदीदगी का भी इससे इजहार किया। लेकिन तज्ज़ियाकारों की राय यही है कि जानते बूझते कहीं ना कहीं इल्म था पार्टी रहनुमाओं को भी, सरबराहान को भी, कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। आगे बढ़ते बात करते गंदम बहरान के हवाले से, जो कि एक बार फिर से सर उठाने लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता महीनों पहले इस हवाले से नोटिस भी लिया था, लेकिन तमाम नोटिस धरे के धरे रह जाते हैं। आज भी खबर ये आई है कि एक माह में आटा मजमूई तौर पर 6 रुपए किलो महंगा हो गया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि जो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे एक शर्त अब लागू कर दी गई है कि आटे की खरीदारी के लिए दीगर सौदा सल्फ की खरीदारी को भी लाजमी करार दिया जा रहा है। शिबली फराज साहब ने बहरहाल गंदम बहरान के हवाले से आज गुफ्तगू की है, जरा वो क्या कह रहे हैं आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। गंदम की स्टॉक्स पे बात हुई, जिसमें कि हमें बताया गया कि जितने भी स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हैं। जो इशू कराची का है यानी सिंध का, वो ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत जो है तो अपने जो गंदम की रिलीज़ नहीं कर रही, जिसकी वजह से वहाँ पे कीमतें ज़्यादा हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में भी पंजाब के बनिस्बत कीमतें ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत जो है वो गंदम रिलीज नहीं कर रही, यही वजह है कि गंदम का बहरान बर्पा हुआ, और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि गंदम दरामद करना पड़ सकती है। बात फिर वहीं पर आ जाती है माफियाज, क्या माफियाज पर कंट्रोल है या नहीं है, फिर चाहे वो गंदम बहरान के हवाले से हो या फिर माजी में आए गए कितने ही बहरान उसकी अवाम उसकी लपेट में क्यों ना आ रहे हैं। नासिर चुगताई साहब, हुकूमत माफियाज को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी, इसीलिए ये बहरान एक बार फिर से सर उठा रहा है। किसी ने बड़ी गंदी बात की थी, सॉरी टू से, कि हुकूमत खुद माफिया है। माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही,
हुकूमत खुद एक माफिया है। कहा था किसी ने, मैं एग्री नहीं करता, मुमकिन है कुछ और हकीकत हो। इंतहाई पवित्र, पाक, साफ सुथरी, ईमानदार हुकूमत है ये। तो अगर है भी तो इंतहाई नालायक हुकूमत है। ये ज़रूरी नहीं कि पाक साफ ईमानदार आदमी लायक ही हो, 5 वक्ता नमाजी लायक आदमी हो, तो नालायक भी हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं इस तरह के जो नालायक हैं। शिबली फराज साहब का आपने जिक्र करके फिर मेरा मुँह का मज़ाक ख़राब कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि अगर महंगाई है तो हम भी तो याशी नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये अप्रोच है किसी आदमी की कि अगर महंगाई है और आटा नहीं मिल रहा है तो केक खा ले, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस हुकूमत का। देखें, गंदम आपके पास क्यों नहीं है? आपने तो जहाज़ के जहाज़ मंगाए गंदम के, मिस्र से मंगाए, रूस से मंगाए। अब अगर मिस्र से आने वाला जहाज़ बहुत गंदी क्वालिटी का गंदम है जो जानवर भी नहीं खा सकता, तो मैं क्या करूं? अब रूस से भी आ रहा है, तो जब गंदम गंदा आएगा और नाकाबिल इस्तेमाल आएगा तो गंदम की कीमत तो बढ़ेगी। ये टेंडर किसने दिया, ये क्वालिटी किसने चेक की, एक नया मसला ये आ गया। एक इशू और भी आने वाला है, पास्को वाला, जहाँ 1 अरब 25 करोड़ रुपए का गंदम कचरा करके बेच दिया गया जानवरों के लिए, और हुकूमत को नुकसान पहुंच गया बहुत ज़्यादा। तो मेरा ख्याल ये है कि सिनविन का तो बहाना है, अपनी जान छुड़ाना है। आपने कुछ नहीं किया, आपने गंदम एक्सपोर्ट किया, गंदम कम हो गया। आपने चीनी एक्सपोर्ट की सब्सिडी देकर, चीनी महंगी हो गई। एक सिंपल सा फार्मूला है ना माशियात का, कि अगर आप अपना सामान पैदावार अपने स्टॉक से निकाल के बाहर भेजोगे तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, आपका ज़ख़ीरा कम हो जाएगा। और अगर वो ये कह रहे हैं कि स्टॉक पूरा है, तो गंदम की कीमत क्यों बढ़ रही है, आटे की कीमत क्यों बढ़ रही है, अच्छे आटे की कीमत क्यों बढ़ रही है, ये नहीं बता पा रहा है। तो ये सिर्फ एक दूसरे को लपेट रहे हैं। इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, इनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं है, इनके पास कीमतों को कंट्रोल करने की ना विल है और ना इनके पास उसकी सलाहियत है। अगर कीमतें KPK में जो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं भाई, इतना बता दें मुझे, वो आइडियल सूबा है आपका। पंजाब में क्यों बढ़ रही है? वहाँ तो बुजदार है, वहाँ तो बुजदार है। और फिर CCPO भी आ गया है नया वाला, जो हर बात में पकड़ लेता है बंदे को। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हुकूमत कामयाब किस तरह हुई। हुकूमत की नाकामी बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। मुजम्मिल साहब बताइएगा, माफियाज को कंट्रोल करने में हुकूमत यहाँ पर नाकाम हो चुकी? मतलब असल में हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं। तो पिछले पाकिस्तान में तो सूबों के दरमियान गंदम की तरसील का, चीनी का, चीज़ों के आने जाने की चीज़ें मौजूद के एक SOPs मौजूद थे। लेकिन अब नए पाकिस्तान में ये चीज़ें असर नौ लिखी जा रही हैं, क्योंकि पिछला तो सारा गलत था और 70 साल तबाही होती रही, यहाँ किसी को आटा नहीं मिला, चीनी नहीं मिली। तो अब नए पाकिस्तान के चूँकि नए कवायद बन रहे हैं, नए रूल्स बन रहे हैं, तो उसमें फिर ये टीदिंग प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। जब आप नई चीज़ बनाने लगे तो उसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। एक नया SOPs आप बनाते हैं, नया आइन बनाएं, नया कानून बनाएं, नई हुकूमत है, नया पाकिस्तान है, तो इसमें ऐसी बातें होना कोई खासी मेरा ख्याल है गैर फितरी बात नहीं है, और हमें इस पर कोई ख़ास बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। मेरे ख्याल में जैसे जैसे नया पाकिस्तान ग्रो करेगा हम इसके आदी हो जाएंगे और हमें ये बुरा नहीं लगने लगेगा। और मेरे ख्याल में ना NBC को गुस्सा चढ़ेगा, ना जनरल साहब को कोई डिफेंस पेश करना पड़ेगा। हम क्वाइट यूज्ड टू हो जाएंगे इन प्राइसेस के, इन रेट्स के और इन सब के। हम इनके साथ ज़िंदगी गुजारने के आदी हो जाएंगे। लिहाजा मुझे देखें ना जी, गंदम तो पिछले साल भी का भी बहरान इसी तरह था और इसी तरह महंगी थी, 2400 तक गई। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक कमेटी बना दी, फिर एक फूड मिनिस्टर उड़ गया, फिर एक सेक्रेटरी उड़ गया, फिर उसकी फिर DG FIR ने उसके ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी। अगले साल भी वही मसला है, अब फिर हम वैसे ही कर लेंगे। पिछले साल कितना एक वजीर चला गया था गंदम महंगी होने पे, इस साल कोई नहीं, हम एक और भेज देंगे, वो वजीर दोबारा काबीना में आ जाएगा, एक और को भेज देंगे। हमारे यहाँ म्यूजिकल चेयर तो वज़रा की चल रही है ना, जो नैब में भी पकड़ा जाता है वो 6 माह बाद वापस वजीर बन जाता है, जो स्कैंडल से निकलता है वो भी फिर कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाता है। तो लिहाजा फिक्र की बात नहीं है, इस सब को बहुत ईजी लेने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता कौम इस सब की आदी हो जाएगी और हमें ये बुरा नहीं लगेगा।
जनरल साहब, फिर से मामले पर बहस होगी, फिर से मामला काबीना में जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेंगे, फिर से वही एक्टिविटी शुरू होगी जो कि 2-2.5 माह पहले होती रही है। प्राइम मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट, ये कैबिनेट नाकाम हो चुकी है। ये उस एक्टिविटी का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उससे, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी है हुकूमत की कि लगातार ये, और ये एक दफा जब इशू आ गया तो इसको कंट्रोल करना, काउंटर करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो करते। आप कह रहे हैं कि जी माफियाज हैं, ये है वो है, लेकिन माफिया को खत्म कौन करेगा, माफिया को कन्फ्रंट कौन करेगा? ये हुकूमत का काम है। और मेरा अपना अंदाजा है कि हुकूमत इस मामले में नाकाम है, क्योंकि जितने भी माफियाज आए वो या तो हुकूमत से कोई कंसेशन लेके तो फिर हटे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्लैकमेल किया तो आपने कहा जी इनके केसेस जो हैं वो नैब में नहीं जाएंगे। इसी तरह आपको ताजरों ने कहा, उन्होंने आपके खिलाफ उठ गए तो आपने उनको भी कह दिया कि अच्छा ठीक है, इनके भी करप्शन के केसेस जो हैं वो ये फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, अभी फिलहाल इनको ऐसे चलने दें। बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज हुए, ये भी एक कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। मेरा ख्याल है ये नाकामी है हुकूमत की बड़ी सीधी सी, और जब तक ये इम्प्रूव नहीं करेंगे इस चीज को, ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरी पब्लिक इसके ऊपर सराप एहतजाज रहेगी और इनको प्रॉब्लम रहेगी। तो नेचुरली ये आपका जो सवाल है उसके मुताबिक मैं यही कहूंगा कि ये नाकाम हो गया इस चीज को कंट्रोल करना। अनिका, आए रोज एक बहरान, दुखती रग पे एक तो जरिया, मैं क्या कहूँ, आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकाल लेती हैं कि फिर बंदा कहता है कि आह तो निकलेगी ना एक इंसान की। अब 1500 से ज्यादा की कीमत हो गई है 20 किलो की बोरी की आटे की। मुझे आप बता दें, गरीब आदमी जो कि कोरोना से निबरदाजमा हो रहा है, जो कि मईशत की बदहाली से निबरदाजमा हो रहा है, जो कि 1 करोड़ नौकरियों के वादे को अभी तक उसके ख्वाब देख रहा है और 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं मुल्क के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर कीमतें भी इस कदर बढ़ने लगेंगी तो मैं माफियाज को ब्लेम करूं या फिर मैं हुकूमत को ब्लेम करूं? क्योंकि जिस शख्स ने कारकर्दगी दिखानी हो वो फौरी तौर पर दिखाना शुरू कर देता है। इस हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस थे, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसके लिए बहुत सारे काम नए भी थे, लेकिन अब 2.25 साल गुजर चुके हैं और स्पेशली जो बहरान आप पहले देख चुके हैं उस बहरान से दोबारा हम गुजर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक ऐसा मुल्क जो कि ज़राई मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जो कि खुद मुख्तार है तमाम के तमाम अनाज के हवाले से, वो मुल्क गंदम जैसी एक बेसिक नेसेसिटी जो हमारे मुल्क के अंदर वाफिर मकदार में पैदा होती है, उसमें इस तरह का जो मसला देख रहा है, उस तरह का बहरान देख रहा है और इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं। एक जगह तो आप कहते हैं कि जब महंगाई होना शुरू हो, जब अपोजिशन में थे, महंगाई होना शुरू हो तो समझ लीजिए करप्शन बढ़ रही है। अब हम क्या सोचें, क्या हम वही मंतक आज भी लगाएं कि महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं करप्शन तो हो रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब ऑनेस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब सीधे रास्ते पे हैं, लेकिन क्या उनकी सारी टीम भी ऐसी है? क्या उनके सारे लोग भी इस तरह हैं जो उनकी टीम के अंडर हैं? क्या उनकी टीम कहीं उनकी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रही? उनको जरा अपने इर्द गिर्द भी देखना पड़ेगा। कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो कि बेसिक इस बहरानों की वजह बन रहा है। कितने स्कैंडल्स मैं आपको गिनवाऊं? चीनी का बहरान, आटे का बहरान, गंदम के बहरान, उसके बाद फिर पंजाब ने अलाउ कर देना पेट्रोल की कमी का सामना भी हमने देखा। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाना 26 को, जबकि 30 तक यूजुअली वेट किया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत, उसके बाद फिर हर माफिया के सामने घुटने टेक देना। माफिया तब स्ट्रांग होता है व्हेन यू डोंट फॉलो थ्रू, और हुकूमत बड़क लगा देती है, माफिया उनके ऊपर प्रेशर डालता है और प्रेशर डालने के बाद ये कहते हैं अच्छा जी 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 हुजूर माफ कर दें, आप ये वाला काम करा ले, हम अगले महीने ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी चॉइसेस, अपनी टीम के बारे में बहुत बहुत ज्यादा संजीदा होना पड़ेगा। मैं मिसाल देती हूँ, लाहौर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा इशू बन गया था, बहुत शदीद बैकलॉग हो गया था। एक शख्सियत आए हैं इस कंपनी के सरबराह के तौर पर, और उन शख्सियत ने 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें क्लियर आउट करना शुरू कर दिया है। तो जिस बंदे ने काम करना हो वो रात को भी सड़क पे होता है, सुबह को भी सड़क पे होता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिन रात काम करके तहरीके इंसाफ का वो जो वादा था आवाम से वो पूरा करें। ये सारे ट्विटर पे लगे होते हैं, सारे बयानबाजियां कर रहे होते हैं, काम कब करेंगे? सोचे ना जरा। जगम साहब, 2 साल हो गए, हम हर 2-3 माह बाद किसी न किसी नए बहरान की बात करते हैं। ये वाला बहरान कुछ नया ही नहीं है, लेकिन क्या वजह थमने का नाम ही नहीं ले रहा? तो अभी तो दाद दीजिए ना। देखिए, ये तो बहरान नया नहीं है, चल रहा है, हुकूमत इसको चला रही है, पुराने बहरान पर ही गुजारा कर रही है। इस बहरान को उन्होंने नहीं बदला। वो हबीब जालिब साहब ने किसी दौर में कहा था 30 रुपए मन है आटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, सदर अयूब जिंदाबाद, फिर भी है सन्नाटा। अभी तो है कि 2400 रुपए मन है आटा, इस पर भी रखो सन्नाटा।
बोलने की इजाज़त इस पर भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक माफियाज़ की बात है, हुकूमत माफियाज़ को कंट्रोल तो कर रही है और बड़े ज़बरदस्त इनोवेटिव तरीके से कर रही है। मसलन ड्रग माफिया को देखिए कि दवाइयाँ नहीं निकाल रहे थे, वो छुपाए हुए थे। हुकूमत ने दवाइयों की कीमत बढ़ा के उनको शिकस्त दे दी। जैसे कीमत बढ़ाई तो उन्हें दवाइयाँ बाहर लानी पड़ी। चीनी का भी मसला इसी तरह हल हो गया। आटे की भी कीमतें बढ़ा दें तो आटे का जो माफिया उसको शिकस्त हो जाएगी। उसके पास इसके अलावा क्या चारा होगा कि वो आटे को जो है वो मार्केट में लाए। इतने महंगे आटे को वो घर में रख के क्या करेगी, बेचने पर मजबूर हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ हल तो देखिए निकल रहा है। और मेरे दोस्त नासिर बेग चुगताई साहब ने सिंध का भी डिफेंस किया और मुझे लगता है कुछ अपोजिशन को भी डिफेंड किया। देखिए, अपोजिशन इतनी मासूम तो नहीं है। मुझे लगता है ये 5-5 रोटियां खा के बहरान पैदा कर रहे हैं। इनका भी कुछ न कुछ कसूर ज़रूर है। बाकी गंदम की कहानी एग्रीकल्चर से शुरू होती है। इस हुकूमत को 2.5 साल हो चुके हैं। आटे के बहरान से पहले ज़रई बहरान होता है। इस हुकूमत ने एक ज़रई बहरान पैदा किया। किसान का कबाड़ा हुआ, वो इनपुट इसके काबिल नहीं रहे कि वो इनपुट्स को अफोर्ड कर सके। ज़रई पैदावार नीचे गई तो हम जो ना सिर्फ गंदम में खुद कफील थे बल्कि एक्सपोर्ट करते थे, हमारी गंदम जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी हो गई। उसके बाद गवर्नेंस का बहरान कि जब गंदम को ख़रीदने का वक्त आया तो आपने कहा कि हमारे अलावा कोई नहीं ख़रीदेगा। प्राइवेट सेक्टर को आपने मना कर दिया, आपने किसानों को भी मना कर दिया। यानी गंदम पैदा करने वालों को भी कहा कि इतने से ज़्यादा आप फालतू गंदम नहीं रख सकते। और फिर आप ख़ुद भी गंदम ख़रीद नहीं सके जितना ज़ख़ीरा चाहिए था। उसके बाद जो मिसयूज़ हुआ, जो माफियाज़ ने काम दिखाया और ख़ुद जो आपसे गंदम ले उड़े, यानी पोल्ट्री फार्मर्स आपसे गंदम लेकर गए, इंसानों को गंदम नहीं मिल रही और पोल्ट्री फार्मर्स को आपने गंदम दे दी। कैरी फॉरवर्ड आपका स्टॉक ख़त्म हो गया, आपकी शार्टेज ख़त्म हो गई पैदा। अब आप रूस से मंगवा रहे हैं। जो आप रूस से मंगवा रहे हैं इतनी महंगी गंदम, अगर ये खर्च आप पहले किसान पर कर देते तो जितनी आपको गंदम चाहिए थी वो पहले ही पैदा हो जाती। देखिए, मैं इस बात पे ये बात ख़त्म करूँगा कि इमरान खान साहब, जो पुराने वाले इमरान खान हैं, जो बहुत बाकमाल बातें किया करते थे, उसमें एक बात ये भी थी कि जब कारोबार और सियासत इकट्ठे हो जाएं तो फिर हुकूमतें नहीं चला करती। और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि माफियाज हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। सूबे सिंध की हुकूमत पर यह मामला देने से या उन पर जिम्मेदारी डाल देने से आप लोग बरी ज़िम्मा नहीं हो जाते, क्योंकि आवाम जान चुके हैं कि कमी कहाँ पर है, कहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है हुकूमत का माफियाज पर या दीगर तमाम शोबे जो हैं रियासत के वहाँ पर। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो बात करते हैं KPK में इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, KPK से खबर है और ख़बर यह है कि वहाँ पर चूंकि हुकूमती अदम दिलचस्पी है, यही वजह है कि वहाँ पर 600 से ज़ायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद होने की रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आई है और ये कहा गया है कि सैकड़ों यूनिट्स ने अपना सेटअप खत्म कर दिया है। जवाब ये दिया जा रहा है कि टैक्सों समेत पॉलिसियों में नरमी की जाए, वरना मजीद इससे बड़ा बहरान आ सकता है। और इसके अलावा ये भी कि KPK में सनती यूनिट्स बंद होने की बुनियादी वजूहात में विफाक और सूबाई हुकूमत का ऑडिट निज़ाम और टैक्सों में इजाफा है। यही वजह है कि ये 600 जो सनती यूनिट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या इसलिए हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नज़रों से ओझल है ये मामला? क्या आने वाले दिनों में वो इस मामले का नोटिस लेते भी हैं या नहीं? नासिर भाई चुगताई साहब, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बंद होती हुई इस इंडस्ट्री के हवाले से अब नोटिस लेना होगा? देखिए, पहले तो मैं कह दूं, KPK खाली नहीं, पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री का बड़ा गर्क हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह गैस और बिजली की अदम फराहमी है। बुनियादी बात तो ये है। कराची का मैं आपको बता सकता हूँ कि कराची में गैस ना होने की वजह से, बिजली की फराहमी ना होने की वजह से प्रोडक्शन, जो एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। और जो प्रोडक्शन हो गई थी वो क्योंकि टाइम बार हो गई, वक्त गुजर गया उसको एक्सपोर्ट करने का, तो बाज़ारों में आ गई है और ऑनलाइन वो चीज़ें बिक रही हैं पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें होती थी। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि मैं तो ख्याल था KPK जन्नत बन गया है। मेरा अंदाज़ा था KPK में हर तरफ बहार ही बहार है, तरक्की की ललकार है और इंडस्ट्री फल फूल रही है। ह्यूमन राइट्स का बड़ा हर तरफ चर्चा है, परचम लहरा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के। एजुकेशन बहुत आम हो गई है, रिसर्च बहुत तगड़ी हो गई है, मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल बहुत शानदार हो गए हैं, वर्ल्ड क्लास अस्पताल हो गए हैं।
لیکن جب ایک دوست سے بات ہوئی، آج آپ بتا رہی ہیں، تو معلوم ہوا ایسا کچھ ہے نہیں۔ سب سے اہم بات یہ امن و امان کی صورتحال واقع ہے۔ وہ امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 4-5 ہفتے میں 7 افراد قتل ہوئے ہیں مذہبی تنازع پر، یہ فرقہ وارانہ کہہ لیں یا مذہبی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ، اور اس پر خاصی بڑی لیدیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب یہ انڈسٹریز کا 600 یونٹس کا مسئلہ ہے، ٹیکس کتنا ہے ان کے اوپر اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ٹیکس تو ہر جگہ پر ہے۔ کیا ان پر کوئی ایکسٹرا ٹیکس ہے؟ اگر ان پر ایکسٹرا ٹیکس ہے تو یہ بتائے تھے۔ تو زیادہ ٹیکس تو کراچی پہ پڑتا ہے، لاہور فیصل آباد پہ پڑتا ہے یا سیالکوٹ پہ پڑتا ہے۔ ان پر اتنا ٹیکس کہاں سے آ گیا؟ ان کے پاس تو بعض علاقہ ڈیوٹی فری بھی ہے۔ اس کا مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے، میں اس لیے کھل کے بات نہیں کروں گا، لیکن اگر ٹیکس ہے تو وہ ٹیکس دینا چاہیے، وہ ٹیکس دینا آپ کو چاہیے، کیونکہ آپ پروڈیوس کر رہے ہو۔ اگر آپ کو الیکٹرسٹی پر اور گیس کا مسئلہ ہے تو اس پر آپ کو سبسڈی ملنی چاہیے اور اس پر آپ کو رعایت ملنی چاہیے، لیکن ٹیکسز آپ کو دینے ہوں گے، بل آپ کو شاید رعایت پہ مل جائیں۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، وزیر اعظم صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور وہ لیں گے اس معاملے کا نوٹس؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں انہی کی حکومت ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیس ٹیک اپ کرے۔ مجھے جو چیز لگتی ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بجلی یا گیس کی کمی کا تو یہاں ذکر نہیں کیا، ٹیکسوں کا ہی صرف ذکر کیا ہے، تو وہی جنرل صاحب میں آپ کو سن نہیں پا رہی ہوں، میں آتی ہوں دوبارہ اسی سوال کے ساتھ آپ کی طرف۔ زیغم صاحب دیکھیے ذریعہ، این بی سی نے بالکل ٹھیک کہا، یہ مسئلہ صرف ایک صوبے کا نہیں ہے، جو میکرو اکنامی کا پرابلم ہے اس سے آپ کی انڈسٹریلائزیشن جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ کی جو شرح نمو ہے، آپ کی معاشی شرح نمو جو ہے، جو جی ڈی پی گروتھ ہے، وہ مائنس میں جائے گی تو انڈسٹری تو سفر کرے گی، کیونکہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ تو انڈسٹری تو بالکل سفر کر رہی ہے۔ انڈسٹری کے لیے جو حالات ہیں وہ اس وقت سازگار حالات نہیں ہیں، حکومتی پالیسیز سازگار نہیں ہیں۔ تو یہ معاملہ تو پہلے سے چل رہا تھا، پھر اوپر سے کرونا آیا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سی انڈسٹری بند ہوگی، اور حکومت کو اس کو روکنے کے لیے، انڈسٹریز کو فلوٹ رکھنے کے لیے، انڈسٹریز کو ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے کہ انڈسٹریز چل سکیں، کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو جتنے اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ ظاہر ہے حکومت نے نہیں کیے۔ اب جہاں تک کے پی کا معاملہ ہے تو دیکھیے، کے پی نے بہت عرصہ، ایک پوری دہائی دہشت گردی کی وجہ سے بہت بری طرح سفر کیا۔ اس میں اس کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، کاروبار ختم ہوئے، لوگوں کو روزگار کے لیے اور اپنی زندگیاں بچانے کے لیے کے پی سے باہر شفٹ ہونا پڑا۔ تو جب وہ دہشت گردی ختم ہوئی تو یہ ضروری تھا کہ کے پی کے لوگوں کو پیس ڈیویڈنڈ ملے، وہاں پہ معاشی ایکٹیویٹی واپس آئے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لیں اور وہاں ان کو روزگار اپنے پاس ہی مل سکے۔ اس کے لیے جو پالیسیز اپنانی تھی بظاہر وہ نہیں اپنائی گئی، جو اقدامات کرنے تھے کہ وہاں انڈسٹریلائزیشن کی طرف کے پی جائے وہ تو نہیں ہوئے، اور ہمیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ الٹا جو کے پی ہے وہ ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے۔ اقدامات تو نہیں ہوئے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے، لیکن پرائم منسٹر نوٹس لیں گے؟ پرائم منسٹر کو لینا چاہیے، یہ صوبائی حکومت کو بھی لینا چاہیے، اس میں وزارتیں ہیں ان کو بھی لینا چاہیے، انہیں صوبائی اور جو وفاقی جو کیبنٹ ہے ان میں یہ باتیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ پالیسی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں جو کچھ بات سرحد چیمبر آف کامرس کہہ رہا ہے وہ تو ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ اس کو ٹیکسوں سے وہ جوڑ رہے ہیں، لیکن بات صرف ٹیکسوں کی تو نہیں ہوتی۔ اگر انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہو، انڈسٹری گرو کر رہی ہو تو پھر تو ٹیکس میں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے زیغم صاحب، پوائنٹ آپ کا آگے۔ جنرل صاحب آپ کا تبصرہ اس پر؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کے پی کے میں گورنمنٹ اسی پارٹی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو اس میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ مذاکرات کر کے لوگوں کی پرابلم سمجھے اور ان کو ہیلپ کریں۔ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر پروڈکشن ہے تو آپ کی آگے سیل نہیں ہے، کھپت نہیں ہے، ایکسپورٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ کورونا کی وجہ سے بھی ہے، دنیا میں اتنے آرڈرز جنریٹ نہیں ہو رہے، اور یہاں بھی خرید و فروخت نیچرلی کم ہے کیونکہ لوگوں کی قوت خرید افیکٹ ہوئی ہے۔ تو ان حالات میں حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کوئی اسپیشل ریلیف میئرز، جس طرح کورونا کے شروع میں لوگوں کو یہاں ہیلپ کی تھی، یہاں بھی ٹیکس ریلیف وغیرہ دے کے تو لوگوں کو انکریج کریں تاکہ وہ کام چلتا رکھیں، انڈسٹریز بند نہ کریں، انڈسٹریز کو شفٹ نہ کریں۔ تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا عجیب سا قصہ ہے کہ یہ سوال اٹھ رہا ہے، حالانکہ دونوں جگہ پہ گورنمنٹ ایک ہی پارٹی کی ہے، تو یہ تو سوال وہاں ریزالو ہو جانا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو پک اپ کیا جائے اور انڈسٹریز کو ہیلپ کیا جائے۔
जनरल साहब, मैं फिर अपने सवाल की तरफ ही आऊंगी। करना चाहिए ये, इस पर सभी बात कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि वो लेंगे नोटिस? सिर्फ ये सुनो में मुझे आंसर कर दीजिए क्योंकि वक्त मुख्तसर है मेरे पास। देखें जी, वो अगर नोटिस ना भी लें तो जो वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उसको भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि दोनों सूरतों में नोटिस तो लेना चाहिए। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को डिस्करेज तो नहीं करते। ठीक है, तो नोटिस तो लेना चाहिए, ये किसी का भी हो। ठीक है अनिका, लेना चाहिए, ये हम भी एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लेंगे, ये एक सवालिया निशान है। देखिए, मुझे इस टाइम पर इस बात पर डाउट है। मुझे इसलिए डाउट है बिकॉज वज़ीर आज़म साहब के सामने मईशत के बहुत बड़े बड़े और चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुआशी वो तबका जो कि मुआशी चक्की में पिस चुका है उसकी तरफ ध्यान दें। लेकिन मसला यह है कि ये सारा इंटरकनेक्टेड है, और मईशत की एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझती हूँ, और ये हमें पहले कुछ रूल्स के तौर पर पढ़ाया भी जाता है कि टैक्स बिजनेस का एक प्रोडक्ट होता है। टैक्स ज्यादा करके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस चले। आप ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बिजनेस को बढ़ोतरी दें ताकि टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा आए। यहाँ अगर टैक्स का मसला है, और स्पेशली इन सर्कमस्टांसेस जहां हमारी डॉलर की कदर के अंदर बेतहाशा इजाफा हो चुका है, वहां हम सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से फायदा उठा सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में मदद कर सकती है। अनिका, पॉइंट आपके आगे, मेरे पास कुछ ही सेकंड्स हैं। मुजम्मिल साहब क्विकली प्लीज, लेंगे प्राइम मिनिस्टर नोटिस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो नहीं लेंगे। ये रॉ की साजिश लगती है मुझे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, और इसमें से भी मुझे गद्दारी की जो है वो बदबू आ रही है, और ये मुल्क से गद्दारी है। ये जो लोग हैं ये सारे रॉ के एजेंट लग रहे हैं, और इनको कोई इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट्स जो पिछले दिनों पाकिस्तान आए और मरियम को भी मिले, वही केपी में गए हैं, और उन्होंने इन इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री बंद करने के लिए कहा है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और मेरा ख्याल है इसको अनर्थ करने के लिए एक बहुत बड़ी GIT बनानी पड़ेगी, और ये मुल्क, और फिर जाके ये पता लगेगा कि ये कौन से एजेंट्स थे। ठीक है, ये साजिश कौन कर रहा है, माफिया इसमें इन्वॉल्व है। प्राइम मिनिस्टर, आपने इस मामले को टेकअप करना है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले का नोटिस लेंगे। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।